नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में फिर एक बार 2022 प्रश्न पत्र में पूछे गए कुछ इतिहास तथा कला और संस्कृति के प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। पिछली वीडियो एक बन चुकी है 2022 के प्रश्न पत्र से ही, और 13-14 प्रश्न उसमें डिस्कस किए थे मैंने। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। और वहीं यह वीडियो आप लोग के लिए खास है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो इतिहास की है हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यदि प्रश्नों में फंसा जाए तो कैसे सुलझ सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं और कहाँ पे छेड़छाड़ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंकों का सवाल है, भविष्य का सवाल है, फिर एक साल बाद दोबारा परीक्षा दे पाएंगे ना, तो इसलिए ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करनी। चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या रहा है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि 4 आपके पास ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही है जो सही सुमेलित है, बाकी 3 गलत हैं। बड़ी विडंबना है, मतलब 3 गलत हैं यह फिक्स है, लेकिन अब यहाँ पर ढूंढना है आपको एक सही। या तो पढ़ा हुआ हो तब तो कोई समस्या ही नहीं है ना, और पढ़ा हुआ अगर नहीं हो ना तो समस्याएं ही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि चारों ऑप्शंस के अंदर अगर एक भी नहीं पता हो तो बिल्कुल सीधा बच के निकल जाना, बेवजह की छेड़छाड़ मत करना। रीज़न क्या है, देखो जब हमें चारों ही नहीं पता तो हम ना कुछ भी कर सकते हैं। संभावना है कि सही होगा, पर संभावना कितनी है? मात्र 25% ही तो संभावना है, क्योंकि 4 हैं, चारों जगह हम लोग कन्फ्यूज हैं। थोड़ा संभावना को बढ़ाओ। मान लीजिए आपको एक के बारे में पता है कि देव समाज जो है वह किस स्थान से संबंधित है, तब क्या होगा कि 3 जगह पे आप लोग कंफ्यूज होंगे। यदि आप 3 में कंफ्यूज है तो संभावना बढ़ गई, 33% संभावना हो गई है अब उत्तर के सही होने की। और मान लीजिए आपने थोड़ा सा और कम कर लिया, आपको 2 विकल्प पता है, 2 नहीं पता, और जो 2 पता आपको पता है कि 2 है ही नहीं, तब और ज़्यादा संभावना है, क्योंकि एक सही एक गलत बचा और इस जगह पे सही होने की संभावना 50%। यहाँ दाव लगाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दाव नहीं लगाने चाहिए, अंक कटने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 75% संभावना कि गलत होगा, तो क्यों छेड़ना है? यहाँ पर ठीक है स्थिति, तो इस प्रकार से थोड़ा सा हल कीजिएगा। जैसे कि देव समाज है, आपको ये भी नहीं पता कि वास्तव में ये पूछ क्या रहा है, नहीं क्लियर किया इसने कि एक्चुअल में क्या पूछा गया, लेकिन यहाँ पर जो बात पूछी गई है वह यह है कि किसकी स्थापना कहाँ हुई। जैसे कि देव समाज है, देव समाज की जो स्थापना होती है यह होती है लाहौर में, ठीक है। तो पहला जो है वह हमें आप सबसे देख के पता चल रहा है कि यह सही सुमेलित तो बिल्कुल भी नहीं है, आप बाहर हो गए। भारत धर्म महामंडल, इसकी स्थापना कहाँ हुई? यदि पता है तो फिर तो कोई समस्या नहीं, लेकिन नहीं पता तो देखिए आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो बेवजह आप नहीं उलझ सकते, तो उलझना भी नहीं है। जो यह भारत धर्म महामंडल है इसकी स्थापना होती है हरिद्वार में। दूसरा भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार आएगा। अब 2 क्लियर हो गए। अब नीचे वाले 2 में से देखो कोई एक हमारा आंसर है, या तो सनातन धर्म रक्षणी सभा हमारा आंसर होगा, या फिर राधा स्वामी सत्संग हमारा आंसर होगा। राधा स्वामी सत्संग जो होता है, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना लाहौर में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई है आगरा के अंदर, ठीक है। और जो हमारा सनातन धर्म रक्षणी सभा तो केला ही बच गया, 3 तो पता लग गए ना, देव समाज लाहौर, धर्म महामंडल हरिद्वार और राधा स्वामी सत्संग आगरा। क्या बचा हमारे पास में अब? सनातन धर्म रक्षणी सभा, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई है, इसलिए यही हमारा सही आंसर है। तो सी हमारा आंसर, और सी आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने। किसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई? देव समाज की स्थापना पता है अब तो कहाँ हुई, लाहौर में हुई थी 16 फरवरी 1887 को, और शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा यह की गई थी। भारत धर्म महामंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1887 में स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है ये बात भी आप सभी को पता है कि इसकी स्थापना हुई थी हरिद्वार के अंदर, दीनदयालु शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सनातन धर्म रक्षणी सभा, तो इसका स्थान तो आपको पता ही है, कलकत्ता में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1873 में। राधा स्वामी सत्संग की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना शिवदयाल सिंह के द्वारा की गई थी वसंत पंचमी के दिन, और 1861 में की गई थी आगरा में, ठीक है। तो चीज़ों को याद रखिएगा, हो सकता है किसी दूसरे रूप में पूछ ले, सिंपल किसी एक के बारे में भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है, थोड़ा पीसीएस में हो सकता है रिपीट, कोई ऐसी समस्या इसमें नहीं है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि इससे जुड़ी हुई और जो अन्य जैसे सत्संग हैं, जो सभा हैं, उनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर किसी और के बारे में आप क्या पूछता है तो आप लोग को परेशानी ना हो। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न सीधा कह रहा है कि जी 2 हैं आपके पास में लिस्ट, 2 लिस्ट में मिलान कर लो, यदि मैच हो जाता है, अच्छे से कर पाते हैं तो आपको अंक मिलेंगे, अन्यथा आपको फिर नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा यदि आप अटैम्प्ट करते हैं तो। यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना हिस्ट्री का, जो सबको पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बेहद खास है और रोचक है और इंपॉर्टेंट होता है, ये बात सभी जानते हैं। दूसरी बात, अगर आपको मैं इस क्वेश्चन की एक खास बात यहाँ बताऊँ मैं, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट किया गया है कि अगर आपको इन चारों में से किसी एक के बारे में भी पता होगा तो भी आप इसका आंसर निकाल लेंगे, यहाँ पर उलझेंगे नहीं। मतलब इतना अच्छा सेट किया है जिसने भी इसको सेट किया है, तो सबको पता था, मतलब जो भी थे वहाँ पर पेपर सेट करने वाली टीम के अंदर, बोर्ड को पता था कि इंपॉर्टेंट तो है
कोई ऐसी समस्या नहीं है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग बना रहे हैं, सभी लोग पढ़ते भी हैं। अगर एक भी पता हो तो आंसर निकाल पाए ऐसे ऑप्शन देने हैं। थोड़ा सा बच्चों के बारे में सोचा गया है, हमारा लिहाज किया गया। अब रामानुज हैं, माधवाचार्य हैं, निम्बार्क आचार्य हैं और वल्लभाचार्य हैं, पर किसने किसकी फिलॉसफी दी थी, किसका कौन सा दर्शन है, ये भी तो पता होना चाहिए। क्या लगता है कौन सा सही आंसर होगा? विचार करना शुरू करते हैं। इसी को बता रहा हूँ ना मैं कि एक भी पता होगा तो आंसर निकाल लूँगा। जैसे कि रामानुज, ठीक है, अगर हम रामानुज की बात करते हैं तो देखिए इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत। ये राम है, विशिष्ट है, इसलिए अपने आप इस प्रकार से याद रखना ना। देखो याद करने का तरीका अगर आपके पास में होगा ना तो आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे। राम है, चारों के अंदर जगह पर देखते हैं तो एक ही राम है, और राम अपने आप में खास रहे हैं, हमेशा से ही खास हैं, आज भी खास है राम। तो जब राम खास है तो कुछ विशिष्ट करेंगे, जब विशिष्ट करेंगे तो इनका हो जाएगा विशिष्टाद्वैत। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। माधवाचार्य का जो सिद्धांत था, जो दर्शन था, बेहद सिंपल, कुछ नहीं है, सिर्फ द्वैत है। कहाँ है द्वैत? देखिए यहाँ पे, ठीक है। और निम्बार्क जो थे इन्होंने ना डबल द्वैत कर दिया, यानी कि द्वैत और अद्वैत की बात इन्होंने की थी, तो 2 बार द्वैत हमें दिखता है, तो निम्बार्क के लिए हम 2 बार द्वैत पर चले जाते हैं। और इसीलिए वल्लभाचार्य की स्थिति में हम लोग शुद्ध की बात करते हैं। वल्लभ थोड़ा नाम अच्छा, अलग सा नाम, बड़ा सा नाम, तो यहाँ पर हम शुद्ध जोड़ देते हैं। राम जो हुए वह कैसे हुए? विशिष्ट हुए। यहाँ पर वल्लभ जो हुए वह कैसे हुए? यहाँ पे शुद्ध हुए। सिंपल। इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं। उन्होंने बताया था कि अगर आपको एक भी पता होगा तो आप अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि रामानुज के मामले में पता लग गया कि फोर्थ मैच करेगा। अगर आप देखेंगे तो ए के सामने एक ही जगह फोर्थ मिलेगा, बाकी कहीं पे फोर्थ नहीं है, तो आंसर आ गया ए। ज़्यादा अच्छे से पता है तो बाकी जगह भी खेल लेते हैं। माधवाचार्य के लिए क्या है? द्वैत। निम्बार्क के लिए द्वैताद्वैत। वल्लभाचार्य के लिए शुद्धाद्वैत। ठीक है, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, सीधा सीधा आंसर ए। बहुत सिंपल था, है ना। यहाँ तो समस्या वाली बात थी ही नहीं कोई। तीसरा प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि एक सही सुमेलित नहीं। चलिए, पिछला जो था वह पूछा गया था कौन सा एक सही सुमेलित है। अब की बार कह रहा है कि एक सही सुमेलित नहीं, यानी कि 3 ही सही हैं इसके अंदर। वाह। अब यहाँ पर क्या करना है? पहली बात तो सबसे आपको यह ध्यान रखनी है कि इस वाले स्टेटमेंट को लास्ट तक जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ना आखिर में नहीं जोड़ देते हैं। और बहुत बार ना इतना तेजी में हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं कि हम ना नहीं को पढ़ना ही भूल जाते हैं, और हम सोचते हैं कि कौन सा वाला सही पूछा गया है, पहला पढ़ा सही है कर दिया, बाद में पता लग रहा है कि नहीं पूछा था। इतना जल्दबाजी में भी नहीं रहना है। 2 घंटे मिल रहे हैं ना, क्यों बेवजह परेशान हो रहे हैं? नहीं होना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रश्न को समय जरूर दीजिए, नहीं तो एटलीस्ट पढ़ ही सकते हैं। कोई बहुत अधिक समय नहीं मांग रहा है आप लोगों से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब क्या बातचीत होगी यहाँ पर देखते हैं। ईश्वर वर्मन के सामने लिखा हुआ है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन। सर्व वर्मन के सामने लिखा हुआ है गया कॉपर प्लेट। जीवित गुप्त द्वितीय के सामने लिखा हुआ है जीवित गुप्त सेकंड इंग्लिश में। इनको कह रहे हैं देव बर्नार्क अभिलेख, देवा बर्नार्क इंस्क्रिप्शन। ईशान वर्मन के लिए हरहा अभिलेख, यानी कि हरहा पाषाण अभिलेख, हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन है। 3 सही है, 1 गलत है। फैक्ट बेस्ड है तो बेवजह उलझना नहीं है। यदि आंसर पता है तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज नहीं पता देखो एग्जाम में तो देखो बच के ही निकल जाओ, बेहतर है। हालांकि अभी इसका आंसर क्या बताता हूँ। ईश्वर वर्मन से जुड़ा हुआ है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, यहाँ पर बातचीत ठीक है। जीवित गुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है देव बर्नार्क अभिलेख, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। और ईशान वर्मन से जुड़ा हुआ है हरहा अभिलेख, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। जो गड़बड़ हो रखी है वह कर रखी है उन्होंने बी ऑप्शन में, क्योंकि सर्ववर्मन जो है वह गया ताम्रपत्र से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। बाकी सब कुछ ठीक है स्थिति यहाँ पर। सर्ववर्मन की अगर हम बात करते हैं तो असीरगढ़ किले से है जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ताम्र मोहर लेख है इनका, तो उसकी बातचीत इनके साथ में की जाती है। गया वाले की बात नहीं होगी, क्लियर है। तो कहीं पे भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वैसे थोड़ा सा डीप फैक्ट है ये, अगर आपको पढ़ने को मिल जाए तो अच्छी बात है। अच्छे से पढ़िए, वर्ष भर मिलता ही है और सालों से आप लोग तैयारी करते हैं चीज़ों की, तो रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि चीज़ें पूछ रही है। अभिलेख बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। हालांकि अशोक के अभिलेखों से जुड़ी हुई बातें हम लोग खासतौर पर देखते हैं, या स्तूपों से जुड़ी हुई बातचीत हम लोग खासतौर पर देखते हैं, बट आयोग है, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी पूछेगा। और हमारे को एग्जाम देना है, क्लियर करना है चीज़ें, तो हम आयोग से नहीं जूझ सकते, हम सिर्फ प्रश्नों से जूझ सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में हम लोगों से पूछा गया है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बट डीप है, बट बहुत ज़्यादा सिंपल है। इतना सिंपल पूछा गया है कि आपको ना कहीं पे बस एक आधी लाइन में इसका उल्लेख मिलेगा, किसी किताब में मिलेगा तो, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम विच प्लेस जैता एंड कुंपा वर एसोसिएटेड हु इम्प्रेस शेरशाह विद देयर वॉलर। चलिए जी, अब यहाँ पर क्या हो, बुंदेलखंड, मालवा, मारवाड़ या मेवाड़।
फैक्ट है तो क्या किया जाए, पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो फिर निकल जाओ, हाथ जोड़ के निकल जाओ प्रश्न के सामने से, वही स्थिति ठीक है। और मैं हमेशा आप लोग को समझाता हूं कि एक बार प्रश्न पत्र को देखो बहुत तेजी से। बहुत तेज देखने का मतलब क्या है कि जो प्रश्न देखा, प्रश्न का आंसर पता है, सीधा टिक करो, आगे बढ़ जाओ। दूसरा देखो पता है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तीसरा देखो नहीं पता, आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रीडिंग जरूरी है। बहुत बार क्या करते हैं लोग कि शुरुआत के प्रश्नों में इतना अधिक समय दे देते हैं, इतना अधिक उलझ जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि 101 से 150 के बीच में भी ऐसे प्रश्न थे जो वो कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 100 तक आने में ही आपने 2 घंटे बिता दिए। बाद में जब बाहर निकल रहे हो, पेज पलट रहे हो, तो पता लग रहा है अरे 150 की स्थिति ऐसी थी कि 101 150 के बीच में हमको 35 पता थे, 30 पता थे, 25 पता थे, लेकिन 100 में ऐसे उलझे शुरुआत के कि बाद के 50 पे नजर ही नहीं गई, गड़बड़ कर दी मामला। इसलिए कहता हूं कि पहली रीडिंग तेजी से मार जाओ, और पहली रीडिंग तेजी से कर जाओगे तो क्या होगा कि दूसरा मौका मिलेगा, और जो दूसरा मौका मिलेगा वहां समय लगाओ, क्योंकि एक बार आपने हर एक प्रश्न के ऊपर अपनी नजर डाल ली है, आपको पता लग गया है कि हाँ क्या क्या है प्रश्न पत्र के अंदर। तब थोड़ा सा मैच अच्छा बनेगा, खेल रोमांचक हो जाएगा और ज्यादा, तो मजा भी आएगा। इस प्रश्न के अंदर फैक्ट की बात है तो देखिए आंसर इसका सी है, मारवाड़। यही के ये है, वीर थे, राजपूत, बहुत ज़्यादा बहादुर थे, इतिहास में काफ़ी ज़्यादा नाम रहता है इनका। और युद्ध के दौरान ना इन दोनों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था शेरशाह, जिस वजह से इनकी चर्चा यहाँ पर प्रश्न पत्र में की गई थी। ठीक है, सी इसका आंसर है। चीज़ें आप लोग के सामने। चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। फिर एक बार कह रहा है कि 2 सूचियाँ मिला लो, और 2 सूची यदि मिला पाओ तो उसके बाद फिर आंसर दे दो। आंसर सही दोगे तो अंक मिल जाएंगे। खास लोग हैं पर इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जैसे कि डी.के. कार्वे, कम पढ़ते होंगे लेकिन बैथून साहब को तो बार बार नाम आता ही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम भी आता है, और B.M. मालवाड़ी के नाम भी आता ही है, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं आता, आ रहा है इन सबका। तो अब पूछ रहा है कि कौन किससे जुड़ा हुआ, जैसे कि डी.के. कार्वे ने क्या काम किया था या वे किस पद पे थे, बैथून साहब का कार्य या पद बताइए, विद्यासागर जी का पद या कार्य बताइए, और मालावाड़ी साहब के बारे में ऐसा ही है। तो हमारे पास में 4 जो मिले हुए हैं पद या कार्य, उनमें है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता, सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन, सेक्रेटरी विडो री मैरिज एसोसिएशन, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, स्टार्टिंग क्रूसेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। कौन कौन कहाँ कहाँ था बता दिया जाए। चलिए हाँ, एक खास बात बताता हूँ, इसके ऑप्शन इतने अच्छे नहीं दिए गए हैं कि आप बहुत इजीली निकाल पाओ, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। जैसे कि 2 जगह 2 दे दिया है, 2 जगह 1 भी दिया है, 2 जगह 4 भी दिया है, और 2 जगह 3 भी दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूज किया है इसने बढ़िया से, है ना। तो आप 4 में तो नहीं लेकिन 2 में कंफ्यूज बिल्कुल हो सकते हो। यहाँ पे ऐसी स्थिति आयोग ने रखी है। क्या है मामला देखिए, जैसे कि डी.के. कार्वे थोड़ा कम चर्चा वाले, बैथून साहब की हम लोग बात कर लेते हैं। जो बैथून साहब थे क्या कर रहा होगा उन्होंने, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते तो हमें पता है कि एक बैथून विद्यालय रहा है, चर्चाओं में बहुत ज़्यादा आता है। तो इस स्थिति में हम जो मामला है ना वो यहीं से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 बी के सामने 1 आएगा। अब बी के सामने हमें 1 पता लग गया, यहाँ पर हमारे ना 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शंस के हिसाब से। वैसे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जल्दबाजी ना करें ऑप्शंस देखने में, थोड़ा सा आप ऊपर प्रश्न से खेलेंगे ना जब, तो आपको बहुत अच्छे से फिल्टर हो जाएगा आंसर, जिसके बाद फिर क्लैरिटी रहेगी मामले में। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपको बी के सामने 2 आएगा, 2 जगह आ गया। अब पता लग जाता है कि ए आंसर नहीं है और डी भी आंसर नहीं है, लेकिन अभी एक बात और जाननी है, कहीं पर एक और हमें पता लगेगा तब जाकर के स्थिति कुछ सुधरेगी, अदरवाइज नहीं सुधर सकती। और अगर एक और पता लगेगा तो यहाँ से तो क्लियर होगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पता लग जाता है कि ए के लिए आंसर तो अब 2 ही है, क्योंकि बी के लिए जब हम 1 पे अग्री कर गए हैं तो ए के लिए तो इन्हें 2 जगह पे 2 दे रखा है, मामला यही सेट हो गया। अब हमें जो देखना है वह यहाँ देखना है, तो सी हमारा आंसर बताएगा या डी हमारा आंसर बताएगा। तो क्या है मामला, हमें पता चल रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना होगा या फिर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज का प्राचार्य बनना। और B.M. मालवाड़ी साहब के बारे में अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बार बार लिखा मिलेगा कि इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात बहुत की, इन्होंने बार बार कहा कि बाल विवाह मत करो। जिस समय कंसेंट ऑफ एज एक्ट आया था इन्होंने अपना समर्थन दिया था, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यह पहले भी प्रश्न आ चुका है, वही चीज यहां पर इसने भी पूछी हुई है। तो इस प्रकार हमें पता है जब बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना है तो कौन जाएगा, B.M. मालवाड़ी, क्योंकि इनका योगदान अधिक है इस तरफ। तो डी के सामने हम लोग 4 रख देते हैं, हमारा आंसर यहीं से ही आ जाएगा, और बहुत अधिक छेड़छाड़ हम लोग को नहीं करनी है। ठीक है, इतनी सी तो कहानी थी और कुछ था ही नहीं इसके अंदर। अब हमें पता लग गया, ए के सामने 2, बी के सामने 1, सी के सामने 4 और डी के सामने 3। क्लियर है पूरा का पूरा
मामला, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह रहेगा हम लोग का आंसर। मामला क्लियर है सभी को? तो बहुत ईजी सा था, मतलब चीज़ें कुछ कुछ क्लियर हो तो वहाँ से भी आप लोग आंसर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, तो आप लोग के सामने ही आप लोग अच्छे से इसको पढ़ समझ सकते हैं। हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? Which Mughal ruler patronized Kavindra Acharya Saraswati of Banaras, a great scholar of Sanskrit and Hindi? बात तो ठीक है, बट कौन? चारों ही मुगल हैं, पर किसने किया होगा? फिर एक बार फैक्ट, पर इस फैक्ट के अंदर आप ना एक खास चीज रिलेट कर सकते हो कि देखो, जो भी मुगल शासक संरक्षण दे रहा है उसकी दिलचस्पी है साहित्य के अंदर, वह कवियों से जुड़ाव पसंद करता है, उसको या तो किताब पढ़ना पसंद है या फिर उसको कवियों को सुनना पसंद है। उसकी दिलचस्पी होगी, क्योंकि दिलचस्पी होगी तो ही जाएगा, अदरवाइज वो संरक्षण नहीं देगा। और होता भी है, मान लो मुझे चेस खेलना पसंद है तो क्यों मैं कैरम बोर्ड वाले को पसंद करूँगा? कर सकता हूँ, बादशाह है ना, अपनी चीज़ें मन की चाहिए। तो जब लिटरेचर पसंद होगा, कवि पसंद होंगे, उनके शेरों को या फिर उनकी कविताओं को सुनना पसंद होगा तो ही रखेंगे, अदरवाइज नहीं। कौन कर सकता है? अब इस आधार पर तो एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग ना। देखो, हुमायूं के मामले में हम लोग चीज़ों को बहुत अधिक क्लियर नहीं कर सकते। हुमायूं बेचारा ज़िंदगी भर परेशान रहा, तो कभी भी लगा मत देना, बहुत अधिक उपलब्धियां नहीं है इसके पास में। बेचारा परेशान रहा, संघर्ष करता रहा, बार बार शेरशाह भगा दिया इसको, लड़ाइयाँ हुई, तो ज़िंदगी इसकी ऐसी बीती है, बहुत अधिक खास नहीं रही। तो डी को तो हम पहले ही बाहर कर लेते हैं। फैक्ट है, पर देखो पॉइंट भी मिल रहे हैं हम लोग को सॉल्व करने के लिए ना, ऐसे ही पॉइंट क्लिक करने पड़ेंगे एग्जाम में। हुमायूं संघर्षरत रहा, बहुत अधिक संरक्षण नहीं देगा, साम्राज्य का विस्तार पे ध्यान नहीं दे पाएगा, साम्राज्य के सशक्तिकरण पे भी ध्यान नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं करेगा खास ही, अपनी गद्दी बचा ले वही बहुत है इसके लिए ना। ठीक है, तो हुमायूं साहब बाहर चले गए। अकबर, जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर की दिलचस्पी चित्रकारी में थी, संरक्षण दे सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी सकता। अब देखो, धीरे धीरे एलिमिनेशन के साथ साथ ना हम लोग ना आगे बढ़ते जा रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रहा है हमारे आंसर के सही होने का ना। यही वाला काम तो करना होता है एग्जामिनेशन में। जब चीज़ें फंसे तो ऐसे सॉल्व कर लो, दिक्कत नहीं आएगी फिर। अब बचे हमारे पास में शाहजहां और अकबर, खास तौर पे साहब चित्रकार हैं, थोड़ा सा चित्रकार साहब को अभी हम लोग होल्ड पे डाल देते हैं। अकबर संभावना है, कर सकता है। शाहजहां की भी संभावना है, कर सकता है। अकबर का कार्यकाल शाहजहां से तो बहुत ज़्यादा लंबा है। अब यहाँ पर किधर जाना चाहेंगे, अकबर या शाहजहां? अकबर चल दिया जाए, शाहजहां सही आंसर है इसका। दिलचस्पी इसकी थोड़ी सी थी इस तरह, मतलब बिल्डिंग बनवाना, बाकी चीज़ों को देखना, और भी मतलब थोड़े से अच्छे इंटरेस्ट थे इसके बाकी चीज़ों की तरफ भी। तो शाहजहां ने ही यह काम किया था कि इनको अपने दरबार में रखा था, संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर यहाँ पर आकर के हो जाएगा। बट अब ये मत बोलो कि हाँ अकबर और शाहजहां के अंदर कंफ्यूज किया था। देखो एलिमिनेट भी तो हुए ना, अभी तो हम लोग चलो 2 पे रुके। मान लो अकबर की जगह पर औरंगजेब दे देता, क्या करते? होता ना एलिमिनेट बहुत इजीली? नहीं होता? हो जाता। वही स्थिति है, तो चीज़ों को जोड़ना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा। अब फिर भी देखो ना, हम 4 से तो 2 ऑप्शन तक तो आ ही गए ना हम लोग। अच्छा था हम लोग के लिए, 50% का रेशो तो हम लोगों ने फिर भी बना दिया था। ये भी उपलब्धि है आप लोग की। बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही सॉल्व करोगे ना, बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है मतलब कि कोई इंसान बहुत बड़ा विद्वान है जो परीक्षा में बैठा था, 150 के 150 प्रश्न आते थे। चलो मान लो मेरिट कम चली गई, कितनी चली गई? 115, 110 चली गई मेरिट, 110 के 10 ठीक आते थे। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। जर्नली बहुत भी पढ़ोगे ना, बहुत ज़्यादा भी पढ़ोगे तो संभावना यही होती है 70, 80, लास्ट 85 तक जा सकते हो, 90 चले जाओगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होता। ठीक, लगभग 50% पेपर ही होता है जो ठीक से कर पाते हैं कॉन्फिडेंट होकर के। बाकी जगह खेल खेलना ही पड़ता है, जब तक खेल नहीं खेलोगे प्री नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी, खेल खेलना ज़रूरी है। ठीक है, ये आंसर बता दिया था। ठीक है, चलिए औरंगजेब की हम लोगों ने बात की थी, आ गए हैं साहब, खेलते हैं दोबारा एक और मैच कुछ इस प्रकार है, कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द रीजन ऑफ औरंगजेब एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब औरंगजेब के जीवन की घटनाएं हैं, चारों को अरेंज कर लो। देखो ऐसा बता रहा हूँ कि बहुत अधिक जानकारी नहीं है इतिहास की ना, और अगर ऐसा प्रश्न सामने आ गया था तो ऐसे बगल से निकल के चले जाना था और अगले प्रश्न को देख लेना था। क्यों? क्योंकि घटनाएं इस प्रकार है कि पूरी की पूरी घटना ना एक ही चीज़ के आसपास घूम रही है। शुजा और औरंगजेब के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं गद्दी के लिए, दोनों गद्दी के लिए ही लड़ रहे हैं, और गद्दी की वजह से चारों लड़ाइयाँ चारों कॉमन लोगों में हुई है और आसपास में हुई है। उसके बावजूद पूछ रहा है कि सीक्वेंसिंग बताइए, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला मामला है।
बहुत ज़्यादा करीबी और बहुत ज़्यादा निकट की घटना है। हालांकि कुछ जगहों पर आप लोग बहुत चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि इन सभी इंसिडेंट के अंदर आपको एक खास बात बताता हूँ कि ये जो बैटल ऑफ देवरिया ना, देवरिया का सबसे ज़्यादा लास्ट में है, यानी कि आपके यह चौथे विकल्प पे आएगा। अब देखो, आयोग को पता था कि लोग जान जाएंगे, कंफ्यूज कर दिया है, बाकी जगह नहीं मिलेगा, यहाँ कंफ्यूज कर रखा है इसने। अगर आपको पहला पता है ना तो वहाँ से आप आंसर खींच सकते हो। सबसे पहला क्या हुआ होगा, अब देवरिया तो मैंने बता दिया कि भाई ठीक है, सबसे लास्ट हो गया। अब बच रहा है हमारे पास में बनारस के पास शुजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत में विजय। क्या कर सकते हैं, पहले कौन जाएगा? चारों में से कोई भी एक पता लग गया ना तो आंसर आ जाएगा। देखो सीधे सीधा पता है ना, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता, देखो समझते हैं क्या हुआ था। सब लड़ाइयाँ पास पास हुई। सबसे पहले इसने बनारस के पास शुजा को हरा दिया था, पहला इंसिडेंट था ये। समय की अगर हम लोग बात करें तो समय है 1658, ठीक है। अब उसी के आसपास सब चीज़ चलेंगी। जैसे धर्मत की विजय हुई, धर्मत की विजय कब, यह इंसिडेंट होता है जाकर के अप्रैल के महीने में, ठीक है। अब सेम ईयर है, एक के बाद एक इंसिडेंट होंगे क्योंकि गद्दी के लिए बाबा लड़ेंगे ये लोग। पहले हमें पता लगा फरवरी 1658, फिर अप्रैल। तो पहला इंसिडेंट क्या होता है हम लोग का 2, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे 4 पे। 4 के बाद हमें ये तो पता ही है कि एक हमारा सबसे लास्ट है, तो फिर 3 आ जाएगा और 3 के बाद आएगा। जहाँ पे दिख रहा है 2 4 3 1 वहीं आंसर लगा सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर पहला पता होता तो इतना उलझने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर एक पे चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती और उससे हम लोग का आंसर निकल जाता, लेकिन ए हम लोग का आंसर है, ठीक है। सारी बातें आप लोग के सामने क्लियर भी हैं। चलते हैं आगे, 8वां प्रश्न देखते हैं। फिर कह रहा है कि 2 लिस्ट को मैच करो और उसके बाद में आंसर बताओ। देखो बार बार ना इसमें ना मैचिंग वाले प्रश्न क्यों आ रहे हैं मैं बताता हूँ। जब ना पार्ट 1 सेट किया गया था इसका, जो पिछली वीडियो थी मेरी, उस पार्ट 1 के अंदर ना हर प्रकार के प्रश्न हमने ले लिए। एक मिक्स कॉम्बिनेशन दिया था, मिक्स कॉम्बिनेशन की वजह से मिलान वाले प्रश्न थोड़े से कम रह गए थे, इसलिए ना इसमें मैचिंग ज़्यादा हो रही है इस प्रश्न के अंदर। कुछ ही प्रश्न आपको दिखेंगे जो बाकी नॉर्मल है, ठीक है ना। तो दिल पे मत लेना प्लीज़, चीज़ों को समझते चलते हैं, ये भी पेपर का ही हिस्सा है ना, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए मामला क्या हो रहा है, 2 लिस्ट हमें मैच करनी है, पर पता तो हो तभी फ़ायदा है। कुछ थोड़ा सा इसने ना डीप फैक्ट पूछ लिया, फिर एक बार एक अच्छा खासा फैक्ट पूछा। कह रहा है कि अलग अलग ग्रंथ हैं, किस किसने लिखे हैं बस इतना बता दो। अगर हम लोग उसका ऑप्शन भी देखते हैं तो है थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजिंग। जैसे कि अगर आपको ए के बारे में पता हो तो सीधा आंसर आ जाएगा, या फिर आपको डी के बारे में पता हो तो सीधा आंसर आ जाएगा। अगर बी या सी पता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब देखते हैं क्या क्या पता है। देखो फैक्ट है तो देखो हम लोग सीधी सीधी बात कर लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे कि रंगमाला की हम लोग बात करते हैं तो रंगमाला जो लिखी गई है, यह लिखी गई है पुंडरीक विट्ठल साहब के द्वारा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। वैसे ए हमें पता लग गया तो आंसर तो हमारा इससे ही आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ को भी समझ लेना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बट क्या हो सकता था, देखो पढ़ा होगा तो चीज़ें एलिमिनेट हो जाएगी, कुछ कुछ याद आएगा, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, बच के निकल जाओ। अंत में समय बचेगा तो देख लेंगे, है ना। इतना अधिक ज़रूरी नहीं होता एक प्रश्न कि उसके पीछे ही पड़ जाना है। एक प्रश्न कितने अंक दे देगा, जितना अंक आपको यह एक प्रश्न देगा उतना कोई दूसरा एक भी तो दे सकता है, ज़रूरी थोड़ी है के पीछे बार बार पड़ जाना है ना। जैसे कि बात करते हैं रस कौमुदी की, तो देखिए रस कौमुदी जो है यह लिखी गई है श्रीखंड साहब के द्वारा, 4 आ जाएगा। राग विबोध की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोमनाथ साहब हैं इसके लिए। अब तो एक ही बचा है तो डी के लिए दूसरा वेंकट रमन, ठीक। 3 4 1 2 हम लोग का आंसर है। कहाँ पर है 3 4 1 2 डी हम लोग का आंसर हो गया। तो यह इस प्रकार है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने यहाँ पे है। वेंकट रमन साहब जो उनको वेंकट माखिन भी कहते हैं, वेंकट माखिन भी मिल रहा है बहुत सारी जगह पर, तो कंफ्यूज नहीं होना। बाकी अगर 3 भी क्लियर है तो ऐसी कोई दिक्कत रहेगी नहीं, 3 से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ज़रूरी है कुछ पता हो, यदि कुछ पता हो तो ना प्रश्न से खेलने में मज़ा आता है। जैसे कि हम लोगों ने भी खेला था ना, हम लोग पीछे खेल रहे थे हुमायूं वाले प्रश्न के अंदर, शेरशाह वाले प्रश्न में, तो वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग खेल सकते हैं चीज़ों से। लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है क्योंकि चीज़ें या तो होंगी तो पूरी क्लियर होंगी किसी को, या फिर पूरी तरह से ही कुछ नहीं पता होगा उसको। जैसे कि अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन? बेहद सिंपल सा प्रश्न है, ऐसी कोई समस्या इसमें है नहीं, आपको पता हो HSRA के बारे में। यदि नहीं पता तो फिर चीज़ें गड़बड़ाएंगी। आपके सामने है नाम टोटल, अगर हम संख्या देखें तो 3 3 3 3, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से यहाँ पर नाम हो गए हमारे पास में 12 में से 3 नाम सही हैं। 3 भी प्रॉपर नहीं पता हो, कुछ एक तो पता हो तो सकता है कि आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि नाम जो है ना वो अलग अलग हैं सब जगह पर, ठीक है। तो इस प्रकार भी आंसर निकल सकता है। क्या किया जाए? व्योमकेश चंद्र, गोपेन्द्र चक्रवर्ती, सचिन सान्याल साहब यहाँ भी आ गए। गोपेन्द्र चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी, धरणी गोस्वामी,
ठीक है जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिंद्र सान्याल, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। कुछ यूनिक नाम है इस वाले में, बाकी सब जगह पर चीज़ें कॉमन सी चल रही है। क्या किया जाए? फैक्ट बेस्ड है फिर एक बार। यदि फैक्ट पता है किसने स्थापना की थी तो क्लियर, यदि नहीं पता तो कुछ गैस नहीं हो सकता। सही आंसर जो है इसका वो डी जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही वह सब थे जिन्होंने स्थापना की थी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन की। ठीक है, फैक्ट बेस्ड है तो ज़्यादा नहीं उलझ सकते। यदि पता है तो चीज़ें क्लियर, यदि नहीं पता तो चीज़ें वो भी क्लियर। 10वां प्रश्न, ये प्रश्न ऐसा है कि बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देगा। प्रश्न को देखते ना कुछ नहीं करना, बस सीधा आंसर निकल के आएगा। इतना आसान सा प्रश्न दिया। कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, कुछ प्रश्न आसान होते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वही वाली स्थिति है। इतना आसान प्रश्न है ना, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना पढ़े आंसर आएगा इसका, बिना पढ़े। लेकिन कह रहा है कि मिलान करो, एक तरफ दे दिए हैं भगवान, दूसरी तरफ दे दिए हैं उनकी पहचान। ज़रूरत है अभी भी कुछ करने की? नहीं। पहली बात किसकी कर रहे हैं? शिव की कर रहे हैं। शिव की पहचान क्या होती है? चक्र, त्रिशूल, वीणा या रस्सी, सबको पता है। कोई इंसान नहीं भी जानता होगा ना, किताबें नहीं पढ़ेगी, वो बताएगा कि शिव की पहचान तो त्रिशूल है, कुछ और है ही नहीं सकता। तो फिर शिवा के सामने दो। विष्णु की पहचान सबको पता है, चक्र है। गणेश की पहचान सबको पता है, और सरस्वती की पहचान वीणा, सबको पता है। बहुत इजी सा प्रश्न था, बेवजह उलझे हुए चीज़ें हम लोग आराम से यहाँ निकाल सकते थे। अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो बात ही क्या रही, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देख लेते हैं 2 1 4 3 कहाँ है? 2 1 4 3 डी हम लोग का आंसर हो गया, सिंपल। तो कुछ प्रश्न इतिहास के खंड से 2022 के प्रश्न पत्र में जो पूछे गए थे, डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं 2021 के अंदर इतिहास और कला संस्कृति के जो प्रश्न थे हम लोग बढ़िया चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व हो सकते थे, कहाँ कहाँ किस किसने गलती की, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हाँ, बाकी अपने विचार भी आंसर आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, वह भी चर्चा लगातार चलती रहेगी। परीक्षा की तिथि भी आ गई है तो तैयारी को थोड़ा सा जोर शोर से आगे बढ़ा लीजिएगा। अगली वीडियो मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।